ईरान राष्ट्र एक विशिष्ट और घातक क्लब में शामिल हो गया है। पूरी पृथ्वी पर केवल 8 देश ऐसे हैं जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर चला सकते हैं, जो समुद्रों का एक जबरदस्त ताकतवर हथियार है। यह उनके विरोधियों के लिए विनाशकारी हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 11 के साथ सबसे आगे है। चीन जल्द अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पेश करेगा, जबकि बाकी दुनिया मिलकर केवल 10 एयरक्राफ्ट कैरियर चला सकती है। 6 फरवरी 2025 को ईरान ने 800 फुट लंबे विशाल जहाज शाहिद बाघेरी को सेवा में शामिल किया, जो दुनिया को थर्रा सकता है। लेकिन अपनी सेवा में कुछ ही हफ्ते होने के बावजूद शाहिद बाघेरी एक तरह का मीम बनता जा रहा है, और इसके वायरल होने के कारण वे नहीं हैं जिनकी ईरान को उम्मीद थी। इसके असामान्य उद्गम से लेकर इसके अजीब डिजाइन तक, और इस तथ्य तक कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहना शायद कुछ ज्यादा ही उदारता है। पश्चिमी देशों ने शाहिद बाघेरी का मजाक बनाया है, तो ईरान ने इसे बनाने का फैसला क्यों लिया? तेहरान इस नई चीज में क्या रणनीतिक मूल्य देखता है? क्या दुनिया शाहिद बाघेरी को जल्दी नजरअंदाज कर रही है? शाहिद बाघेरी की उत्पत्ति जानने के लिए हमें उस जहाज की बात करनी होगी जिसका नाम कभी पेरारिन था। पेरारिन एक मालवाहक जहाज है जिसे दक्षिण कोरिया की ह्यूंडई हेवी इंडस्ट्रीज ने 2000 में बनाया था। 42,000 मीट्रिक टन वजन और 240 मीटर लंबाई वाला पेरारिन लगभग 2 दशक तक दुनिया भर में 5,000 अन्य जहाजों की तरह कंटेनरों के साथ यात्रा करता रहा। इस दौरान इसका नाम कई बार बदला गया। कुछ समय के लिए इसे ईरान केरमन और फिर सिल्वर क्राफ्ट के नाम से जाना गया, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं था। ऐसा तब तक था जब तक यह गायब नहीं हो गया। अब मालवाहक जहाजों का अचानक चलना बंद कर देना कोई असामान्य बात नहीं है। आमतौर पर इनकी सेवा अवधि लगभग 30 साल या उससे कम होती है। उसके बाद इन्हें कबाड़ में बेच दिया जाता है। हालांकि पेरारिन थोड़ी जल्दी रिटायर हो जाता और 2019 में आखिरी बंदरगाह पहुंचने के बाद शायद उसे भुला दिया जाता। उसे तब तक भुला दिया गया था जब तक 2023 की शुरुआत में नौसैनिक युद्ध विशेषज्ञ HI सटन ने ओपन सोर्स तस्वीरों में उसे नहीं देखा। तस्वीरों में पेरारिन नामक जहाज होर्मुज जलडम भूमध्य के पास ईरानी नौसेना के शिपयार्ड में ड्राईडॉक में दिखा। वहां उसे विमान वाहक पोत में बदलने की प्रक्रिया चल रही थी और उसका नाम शहीद माधवी बताया गया। उसे संचालनात्मक नाम शहीद बाघेरी दिया गया, जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर के सम्मान में था, जिनकी ईरान इराक युद्ध में मृत्यु हुई थी। शहीद का अर्थ है बलिदानी। बाघेरी उनका उपनाम था। उस समय सटन और अन्य नौसेना विशेषज्ञों को साफ था कि ईरान इस पुनर्निर्मित मालवाहक जहाज को असली विमानवाहक पोत कहकर सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। पारंपरिक रूप से विमानवाहक पोत में अमेरिका के F-18 हॉर्नेट, ब्रिटेन के हैरियर जंप जेट या चीन के J-15 फ्लाइंग शार्क जैसे फिक्स्ड विंग मानवयुक्त विमान होने चाहिए। यह ईरान के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उसके पास अभी कुल मिलाकर 0 वाहक सक्षम लड़ाकू विमान और भविष्य में भी ऐसी कोई योजना नहीं दिख रही। इसके बजाय शाहिद बाघेरी एक तरह से ड्रोन और हेलीकॉप्टर वाहक का संयोजन लगता है। यह वास्तव में दुनिया भर में कहीं अधिक आम बात है। अमेरिका के पास 9, जापान के पास 4, चीन और फ्रांस के पास 3-3, जबकि अल्जीरिया, ब्राजील, थाईलैंड, तुर्की सहित कई देशों के पास एक ऐसा जहाज है। ईरान के लिए ड्रोन वाहक बनाना फिक्स्ड विंग विमान वाहक पोत से कहीं ज्यादा समझदारी भरा होता, क्योंकि ईरान के पास कोई भी ऐसा विमान नहीं है जो विमान वाहक से उड़ान भर सके। फिर भी यही असली वजह काफी है। यह इसलिए भी समझदारी थी क्योंकि जब इसे देखा गया था, तब और आज भी ईरान की संभवतः सबसे बड़ी आधुनिक सैन्य ताकत मानव रहित ड्रोन युद्ध है, जिससे जहाज के उद्देश्य का संकेत मिलता है। उस समय ईरान का आधिकारिक स्पष्टीकरण यह था कि इसका इस्तेमाल ड्रोन को रखने के लिए किया जा रहा है, और सटन के अनुसार देश की लंबी दूरी की हमले की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी। शहीद बाघेरी की पहली झलक से दिखा कि उसका पुनर्निर्माण कुछ समय से हो रहा था और पुराने जहाज का डेक हटाया जा चुका था। जहाज के बाएं हिस्से से बाहर निकला हुआ उड़ान डेक का एक बड़ा हिस्सा जोड़ा गया था। सटन ने लिखा था कि सुपरस्ट्रक्चर मूल डेक के ऊपर फैला है, जिससे पारंपरिक विमानवाहक पोत की बनावट संभव नहीं है। बाकी हिस्से पर नया उड़ान डेक लगाया जा रहा था। जोड़ा गया उड़ान डेक का कोण पारंपरिक नहीं है। यह संकेत देता है कि सुपरस्ट्रक्चर के आगे पोर्ट से स्टारबोर्ड तक एक उड़ान डेक है। उद्धरण यहीं समाप्त होता है। समझने के लिए एक्स अक्षर की कल्पना करें।
उसकी एक तिरछी रेखा हटाकर सीधा कर दें। यह मूल जहाज के ढांचे को दर्शाता है। तिरछी रेखा उड़ान डेक का आकार दिखाती है। बाद की तस्वीरों से पता चला कि ईरान ने जहाज के साथ अलग रास्ता अपनाया। अगस्त 2024 की एक तस्वीर में शाहिद बघेरी का फ्लाइट डेक केवल पोर्ट साइड से बाहर निकला हुआ दिखा, जैसा कि उसे ड्राई डॉक में देखा गया था। जहाज की छोटी रनवे का अंत एक स्की जंप डिजाइन में होता है, जो कई आधुनिक विमान वाहक पोतों के समान है। फ्लाइट डेक के पीछे एक बड़ा कंट्रोल टावर था, जो मालवाहक जहाज के ब्रिज और आवासीय हिस्से जैसा दिखता था। तस्वीरें यह भी दिखाती हैं, जो उतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि शाहिद बघेरी अब ड्राई डॉक से बाहर आ चुका था और खुले पानी में तैर रहा था। उस समय तक ईरान ने जहाज या इसकी अपेक्षित कमीशन तिथि के बारे में कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन यह साफ था कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि नवंबर 2024 तक यह समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा था। अब देखिए, इस तरह का कोई भी जहाज उस देश को असली रणनीतिक बढ़त देने के लिए बनाया जाता है जो इसे चलाता है, और ईरान के लिए भी यह बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन शाहिद बघेरी के मामले में इससे हालात और बिगड़ गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ी घबराहट फैल गई, जो एक वैश्विक महाशक्ति है और जिसे ईरान लंबे समय से अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है, वो भी इससे पहले कि यह सेवा में आए। हमारे अमेरिकी दर्शकों को निश्चित रूप से वह विवाद याद होगा जिसने 2025 की शुरुआत में पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था, जब रहस्यमय मानव रहित ड्रोन समूह में उड़ते हुए और देश भर के कई स्थानों, खासकर मिड अटलांटिक क्षेत्र में, बिना किसी स्पष्ट कारण के उड़ान भरते देखे गए थे। न्यू जर्सी के कांग्रेस सदस्य जेफ वैन ड्रू ने दावा किया कि उनके राज्य के तट के पास एक ईरानी ड्रोन मदरशिप काम कर रही थी और पूरे घटनाक्रम का समन्वय कर रही थी। जिस ड्रोन मदरशिप की बात हो रही थी, शायद वह शाहिद बघेरी थी, और ऑनलाइन यह दावे ने ऑनलाइन तूल पकड़ लिया। शाहिद बघेरी तब तक समुद्री परीक्षण पूरी नहीं कर पाई थी। यह सैटेलाइट इमेजरी से वैन ड्रू के झूठे दावे के तुरंत बाद स्पष्ट हो गया था। हम मान सकते हैं कि आयतुल्लाहों ने इस पर खूब हंसी उड़ाई होगी। शाहिद बघेरी को 6 फरवरी 2025 को कमीशन किया गया और तभी से ईरानी राज्य मीडिया ने इसे दिखाया है। शाहिद बघेरी की पूरी लंबाई आगे से पीछे तक 240.2 मीटर यानी 788 फीट और 1 इंच है। इसकी चौड़ाई या बीएम 32.2 मीटर है। अपने सबसे चौड़े हिस्से पर यह लगभग 106 फीट है। जहाज 11.7 मीटर 38.5 फीट ड्राफ्ट पर चलता है, यानी पूरी क्षमता पर पानी की सतह से सबसे गहरे हिस्से तक की दूरी। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इसका विस्थापन करीब 42,000 मीट्रिक टन है, जो आईएनएस विक्रांत, लियोनिंग, शानडोंग और चार्ल डिगोल के बराबर है। शाहिद बघेरी एक पारंपरिक इंजन से चलता है और ईरानी नौसेना प्रमुख के अनुसार इसकी समुद्र में चलने की क्षमता आंकी गई है। यह उसे महासागरों में ब्लू वाटर संपत्ति बनाता है। जहाज का 180 मीटर लंबा रनवे या 600 फीट से थोड़ा कम एक ढलान वाले स्की जंप पर खत्म होता है। स्की जंप लॉन्च विमान को कम दूरी में उड़ान भरने में मदद करता है, जिससे कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। स्की जंप आमतौर पर विमान वाहक से उड़ान भरने वाले विमानों के प्रकार सीमित करता है, लेकिन यह शायद बड़ी समस्या नहीं होगी। सरकारी मीडिया फुटेज से दिखता है कि ईरान के ड्रोन लैंडिंग के लिए अरेस्टिंग वायर का उपयोग करते हैं। वीडियो से दिखता है कि जहाज में अरेस्टिंग गियर है और इसे समुद्र में 1 साल तक स्वतंत्र यात्रा के लिए बनाया गया है। इसे इंजन की बेहतर और लंबी प्रदर्शन क्षमता के रूप में बताया गया है। यह लगातार 1000 दिन चल सकता है और इसकी रेंज 40,700 किमी या 22,000 नॉटिकल मील है। यह 22 नॉट्स 41 किमी या 25 मील प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। अज्ञात संख्या में चालक दल के लिए ऑनबोर्ड जगह के अलावा इसमें एक पूरी तरह से कार्यशील ऑनबोर्ड अस्पताल और एक फुटबॉल मैदान भी होने की बात कही जाती है। अमेरिकियों के लिए यह सॉकर है और यह निश्चित रूप से डेक के नीचे होगा। इसमें एक कंट्रोल टावर भी है, जैसा कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में उसके एयर कंपार्टमेंट के लिए अपेक्षित होता है। शहीद बघेरी कई तरह के हेलीकॉप्टर और ईरानी कैरियर ड्रोन ले जाने व लॉन्च करने में कथित तौर पर सक्षम है। एबीबीए बिल 3N JS300, 13 होमर, मोजा 6 आदि इन ड्रोन और उनकी क्षमताओं पर जल्द चर्चा करेंगे। यह कैरियर फिक्स्ड विंग ड्रोन के साथ कई तरह के हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है। अब तक इसमें 4 या कम हेलीकॉप्टर ही देखे गए हैं, लेकिन इसमें और भी हेलीकॉप्टर आ सकते हैं।
यह जहाज अपने अंदर कम से कम 30 फास्ट अटैक क्राफ्ट ले जा सकता है, जिन्हें दोनों तरफ के दरवाजों से पानी में उतारा जा सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्वीरों से लगता है कि ये फास्ट अटैक क्राफ्ट छोटे हैं और लॉन्चिंग मैकेनिज्म शायद कुछ टन वजन वाले मानवयुक्त क्राफ्ट के साथ साथ बिना चालक वाले सतही जहाजों या यूएसवीस, जिन्हें व्यावहारिक रूप में ड्रोन बोट्स के रूप में बेहतर समझा जाता है, दोनों के लिए अनुकूल हो सकता है। बिना चालक वाले सतही जहाजों पर विस्तार से नजर डालने के लिए हमने यूक्रेन में तैनात किए गए सी ड्रोन पर पहले एक एपिसोड प्रकाशित किया है। अगर आप एक अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं तो उसे जरूर देखें। अपनी सुरक्षा के लिए शाहिद बागेरी में एक टर्रेट पर ऑटोमेटिक तोप, कई ऑनबोर्ड गैटलिंग गन, 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जिन्हें खोसाक 222 कहा जाता है, और 8 एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई हैं। वे एंटी शिप मिसाइलें या तो एक रिवर्स इंजीनियर्ड मिसाइल है जो मूल रूप से चीन की है, जिसका नाम नूर है, या फिर स्वदेशी रूप से विकसित की गई क्रूज मिसाइल है जिसे कादर कहा जाता है। ईरानी नौसेना प्रमुख के मुताबिक इस जहाज में सिग्नल इंटेलिजेंस, पैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिसनिंग तकनीक और रिमोट ड्रोन पनडुब्बी तैनात करने की क्षमता है। हालांकि इन दोनों क्षमताओं के बारे में कोई और जानकारी अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब हमने शुरुआत में ही बताया था कि शाहिद बागेरी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में बहुत जल्दी मीम बन गया है, या अगर हम कहें तो यह थोड़ी हंसी का पात्र भी बन गया है। और एक तरह से हमें मानना पड़ेगा कि इसमें थोड़ी हास्य की बात तो है ना? ईरान ने एक कार्गो जहाज को अलग कर उसमें विमानवाहक पोत के फ्लाइट डेक की एक अजीबोगरीब नकल जोड़ दी। यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा जहाज बनाया है। शाहिद रदाकी और शाहिद मादावी जहाज पहले कार्गो जहाज थे, बाद में युद्धपोत बनाए गए। ईरान ने शाहिद बघेरी को विमानवाहक पोत बताया, जबकि वह ऐसा नहीं है। यह केवल ड्रोन और हेलीकॉप्टर लॉन्च करने में सक्षम है, और भले ही यह एक सही मायनों में विमानवाहक पोत होता, ईरान के पास इसके लिए कोई विमान ही नहीं है। असमान फ्लाइट डेक डिजाइन वाकई में एक अजीब चुनाव है, और ईरान की उन तकनीकों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत को देखते हुए, जो आखिरकार सिर्फ दिखावे की ही साबित होती है, शाहिद बघेरी की असल में एक मूल्यवान नौसैनिक पोत बनने की क्षमता को लेकर काफी जायज संदेह है। इतना ही नहीं, इस जहाज के साथ कुछ असली व्यावहारिक सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं। ईरान के पास इस नए ड्रोन कैरियर की केवल एक जहाज है, यानी उसके पास अक्सर यह भी नहीं होगा। ऐसे जहाजों को हर साल का एक अच्छा खासा हिस्सा रखरखाव के काम में, प्रशिक्षण में भाग लेने और मित्र बंदरगाहों में पुनः आपूर्ति करने में बिताना पड़ता है। यह जहाज पुराने मालवाहक जहाज पर आधारित है, और शायद इसमें पुराने डिजाइन के अन्य तत्व भी शामिल हैं। इसे बाकी जहाजों से ज्यादा रखरखाव चाहिए, और ईरान के पास वे अन्य जहाज भी नहीं हैं जो शाहिद बघेरी को अन्य देशों के विमानवाहक पोतों की तरह एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के हिस्से के रूप में तैनात करने की अनुमति दे। ईरान के शाहिद सोलेमानी श्रेणी के ट्विन हुल मिसाइल कोरवेट 9,300 किमी या 5,000 समुद्री मील चल सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि सही हालात में कुछ को शाहिद बघेरी के साथ विदेशी यात्रा में शामिल किया जा सकता है। ट्विन हुल सपोर्ट शिप शाहिद नजारी भी सक्षम है, लेकिन ये जहाज ऐसे अभियानों के लिए सुसज्जित नहीं है। शाहिद बघेरी की रेंज का मुकाबला करने वाला एकमात्र अन्य ईरानी युद्धपोत शाहिद मादवी है, जो एक परिवर्तित और धीमा मालवाहक जहाज है। ये विकल्प अमेरिकी, चीनी या ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के विध्वंसक और फ्रिगेट्स के सामने टिक नहीं सकते। ईरान के लिए उस क्षेत्र में कमी दिखावे की समस्या ही नहीं है। वे अन्य जहाज युद्ध में एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके क्रू व एयरविंग की रक्षा के लिए जरूरी होते हैं। यहां तक कि एक सामान्य एयरक्राफ्ट कैरियर जो सबसे खराब स्थिति में अकेले ही काम कर रहा हो, उसके पास कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए उसके विमान होते हैं। शहीद बघेरी से लॉन्च ईरानी ड्रोन अपनी मदरशिप की रक्षा में उतने सक्षम नहीं है। शहीद बघेरी की कमियां होने के बावजूद कई तर्क हैं कि इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही युद्धक माहौल में यह एक बड़ी ताकत बन सकता है, जिससे निपटना आसान नहीं होगा। दुनिया की अधिकतर वायुसेनाओं के विपरीत, जो मानव चालित विमानों पर निर्भर हैं और ड्रोन को केवल सहायक मानती हैं, ईरान ने 21वीं सदी के हवाई युद्ध के लिए अपनी रणनीति ड्रोन के इर्द गिर्द बनाई है, जो उसके लिए आदर्श नहीं है। यह फैसला मुख्य रूप से ईरान के पुराने मानव चालित विमानों के कारण लिया गया है, जिनमें से कई के बारे में संदेह है कि वे उड़ान भरने लायक भी नहीं है। कड़े प्रतिबंधों के कारण न मरम्मत हो सकती है,
न नए उपकरण खरीदे जा सकते हैं। लेकिन यह एक हकीकत है जिसे ईरान ने पूरी तरह से अपनाने का फैसला किया है और आज ईरान के पास धरती के अधिकांश देशों की तुलना में ड्रोन की कहीं ज्यादा विविधता है। इसका ज्यादातर शस्त्रागार ईरानी समर्थित सेनाओं ने सीरिया, यमन, लेबनान आदि में आजमाया है। युद्ध में आजमाए गए कई संसाधन इन परीक्षाओं में सफल रहे हैं। शहीद बघेरी के ड्रोन की क्षमताएं समझने के लिए हमें ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जहाज पर तैनात ड्रोन को विस्तार से देखना होगा। अबाबिल को लें, खासतौर पर अबाबिल 3N को, जो एक सिंगल इंजन ड्रोन का समुद्री वेरिएंट है और जिसने इराक, सूडान, यमन, सीरिया और अन्य जगहों पर जंग देखी है। यह एक बार में 4 घंटे तक 100 किलोमीटर या 62 मील की दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। अबाबिल 3 का बेस वर्जन रियल टाइम वीडियो से टारगेट्स की मैपिंग कर सकता है। बाद के वर्जनों में हथियार भी लगे हैं। शहीद बघेरी पर दिखाए गए मोहाजेर 6 की सीमा 2400 किलोमीटर या 1300 नॉटिकल मील है। 12 घंटे उड़ान और 6 गाइडेड मिसाइल या बम ले जाने में सक्षम ईरान नौसेना के लिए ऐसे कम से कम 40 ड्रोन बनाना चाहता है। ये सूडान, यूक्रेन, इराकी कुर्दिस्तान में प्रभावी रहे हैं। सबसे शक्तिशाली काहेर 313 है, जिसे 2013 में सिंगल सीट स्टेल्थ फाइटर के रूप में पेश किया गया। हालांकि वह तब सिर्फ एक दिखावा था। अब इसे फिर से डिजाइन कर स्टेल्थ मानव रहित ड्रोन बना दिया गया है और 313 की क्षमताएं अभी स्पष्ट नहीं है। और ईमानदारी से कहें तो यह अब भी मूल रूप से सिर्फ दिखावा ही हो सकता है। हालांकि इसके अनावरण के दौरान इसे शाहिद बघेरी से उड़ान भरते और उतरते हुए फिल्माया गया है, लेकिन सही परिस्थितियों में इसे एक खतरनाक हथियार में बदला जा सकता है। इन सभी ड्रोन को मिलाकर ईरान को जटिल और समन्वित ड्रोन हमले करने की क्षमता मिल जाएगी, चाहे दुश्मन की जमीन पर अंदरूनी इलाकों में स्थित लक्ष्यों पर ही क्यों न हो। और अभी तक यह पता नहीं चला है कि काहर 313 आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों से निपट सकता है और उनसे बचकर निकल सकता है या नहीं, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और शाहिद बघेरी पर ईरान ने जिन विमानों का प्रचार किया है, उनके जितने ही महत्वपूर्ण वे विमान हैं जिनका उसने प्रचार नहीं किया है। अगर आप ध्यान देंगे तो जिन सभी ड्रोन का हमने जिक्र किया है, उनमें एक स्पष्ट समानता यह है कि उन्हें वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ईरान के पास कई प्रकार के यूएवी हैं, इसलिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि शाहिद बघेरी ईरानी कामिकाजे ड्रोन के साथ तैनात किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए शाहिद 136 को लें, जो एक सस्ता, बड़े पैमाने पर बना कामिकाजे यूएवी है जिसने युद्ध में बड़ी सफलता पाई है। मध्य पूर्व में ईरानी नियंत्रण के तहत और रूस में, जहां इसका रूसी निर्मित संस्करण गरांटू के नाम से जाना जाता है, दोनों जगहों पर शाहिद 136 का वजन सिर्फ 200 किलो यानी 440 पाउंड है। यह केवल 185 किलोमीटर प्रति घंटा या 150 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, लेकिन यह 2500 किलोमीटर या 1600 मील तक की दूरी तय कर सकता है। यह एआई पायलटिंग से 50 किलोग्राम या 110 पाउंड का वारहेड लक्ष्य तक पहुंचाता है। यह सब कुछ ऐसा माना जाता है कि वह प्रति यूनिट 50,000 अमेरिकी डॉलर से भी कम कीमत में यह करता है। शाहिद 136 टेक ऑफ के लिए रॉकेट का उपयोग करता है और एक ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करता है जो किसी भी सैन्य या व्यावसायिक ट्रक पर लगाया जा सकता है। यह शहीद बघेरी पर भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। शहीद बघेरी कितने शहीद 136 ले जा सकता है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। अगर इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ड्रोन स्वार्म्स के रूप में किया जाए, और वो भी उन रिकवर होने वाले ड्रोन्स के साथ जो शहीद बघेरी के फ्लाइट डेक से संचालित होते हैं, तो यह ईरान के विरोधियों के लिए वैश्विक खतरा बन सकता है। एडवांस्ड टोही ड्रोन, निगरानी ड्रोन जो लक्ष्यों को मैप और चिन्हित कर सकते हैं, कामिकाजे ड्रोन जो उन्हें नष्ट कर सकते हैं और वायु रक्षा को व्यस्त रख सकते हैं, इन सब का संयोजन। और दोनों स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ ड्रोन, इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर और सधे हुए सटीक हमले लॉन्च करना, यहां तक कि आधुनिक सेनाओं के लिए भी एक बुरा सपना साबित हो सकता है। यह तटीय लक्ष्यों पर मानव या मानव रहित कामिकाजे सतही जहाजों के अतिरिक्त उपयोग को जोड़ने से पहले की बात है। सिर्फ इतना नहीं, ईरान के पास कई अन्य उन्नत ड्रोन भी हैं जो शुरुआती उत्पादन में हैं और समय के साथ शाहिद बघेरी पर लगाए जा सकते हैं। शाहिद 149 एक उच्च ऊंचाई और लंबी अवधि वाला ड्रोन है जो 13 बम ले जा सकता है और एक दिन तक उड़ सकता है। यह अमेरिका के रीपर ड्रोन जैसा है, जबकि मोहजेर 10 भी समान क्षमताएं लाता है। जिस ड्रोन पर ये दोनों आधारित हैं, यानी MQ-9 रीपर,
उसे हाल ही में एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे रनवे से उड़ने के लिए अनुकूलित किया गया है। अन्य आने वाले डिजाइन अरशदों को समय आने पर कैरियर उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। जब भी हम किसी सैन्य संपत्ति की बात करते हैं तो इसे केवल इसकी क्षमता के हिसाब से मापने की कोशिश करना आकर्षक लगता है। किसी अन्य देश की समान तकनीक के खिलाफ आमने सामने की टक्कर में उनकी कसौटी पर यह साफ दिखाई देता है कि अगर शहीद बघेरी कैरियर को यूएसएस जेराल्ड री फोर्ड के सामने रखा जाए, पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तो बात ही छोड़िए, तो वह पीछे रह जाएगा और यह साफ है कि उस लड़ाई में कौन जीतेगा। अक्सर ऐसी तुलना असली मायने को नजरअंदाज कर देती है। जरूरी नहीं है कि इसका मकसद किसी सीधी प्रतिस्पर्धा को पछाड़ना हो, बल्कि इसका उद्देश्य उस देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और विकसित करना है जो इसका इस्तेमाल करता है। ईरान वैसे नहीं लड़ता जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ता है। ईरान वैसे नहीं लड़ता जैसे चीन लड़ता है। न ही रूस या यूरोप के देशों या दुनिया के किसी अन्य क्षेत्रीय सैन्य शक्ति की तरह लड़ता है। ईरान किसी भी अन्य देश से ज्यादा अपनी सेना को लगभग पूरी तरह से ड्रोन के इर्द गिर्द चलाता है, और ऐसी सेना के लिए शाहिद बघेरी एक उपयुक्त इजाफा है। यह हर काम के लिए सही उपकरण नहीं हो सकता, और निश्चित रूप से इसका पूरा सामर्थ्य केवल एक अकेले बिना किसी सुरक्षा वाले जहाज को दुनिया भर में भेजकर हासिल नहीं किया जा सकता। जो देश खुद को ईरान के खिलाफ पाते हैं उनके लिए यह बहुत भारी पड़ेगा। अगर शाहिद बघेरी उनकी तटरेखा पर दिखे और ईरान सही युद्ध चुने तो उसे हालात मिलेंगे जहां शाहिद बघेरी जीतने को तैयार होगा। धन्यवाद।